दोस्तों, ऐतिहासिक कालखंड यह पाठ हम देख रहे थे। मैं स्वप्निल देशमुख EVS 2 के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने विभिन्न संस्कृतियों के बारे में देखा था कि नदी घाटियों में संस्कृतियों का विकास और जो है वो फैलती गई। आज हम विभिन्न संस्कृतियां देखेंगे, जैसे मेसोपोटामिया हो गई, इजिप्ट हो गई, चीन हो गई और हड़प्पा संस्कृति। तो मेसोपोटामिया में ये किसी देश का नाम नहीं है, एक प्रदेश का नाम है। और मेसोपोटामिया का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच वाला जो प्रदेश होता है, जिसे दोआब कहते हैं। दोआब यानी दो नदियों के बीच में आने वाला। तो दो नदियों के बीच में आया, इसका मतलब क्या है कि जो नदी के प्रवाह के साथ जो उपजाऊ मिट्टी आती है वो वहाँ पे स्थापित होती है और वहाँ पे किसानी करना बहुत आसान होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मेसोपोटामिया। आपको अफ्रीका में इजिप्ट देखेगा और यहाँ पे मेसोपोटामिया भी है। तो जो उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो प्राचीन मेसोपोटामिया टाइग्रीस और यूफ्रेटिस ये क्या थी? नदियों के नाम है। तो ये नदियों के बीच में प्रदेश था। ये नदियाँ प्रमुखतः तुर्किस्तान, सीरिया और इराक देशों से बहती है। और आपको पता ही है कि तुर्किस्तान, सीरिया और इराक यह देश संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है, जिसका भाव अभी ज़्यादा है। तो मेसोपोटामिया प्रदेश में उरुक, निप्पुर जैसे प्राचीन नगर थे। उरुक, निप्पुर, ये याद रखने हैं आपको। थोड़ा लिखने के संदर्भ में आपको आएंगे ध्यान में। तो मेसोपोटामिया में उरुक, निप्पुर जैसे प्राचीन नगर थे। इन नगरों में अत्यंत समृद्ध संस्कृतियाँ प्रचलित थी। समृद्ध संस्कृति थी क्योंकि इसका कारण मैंने बताया कि दो नदी के बीच में था। जो प्रवाह के साथ मिट्टी आती थी वो उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे रहती थी और खेती के लिए आसानी होती थी। इसके बाद हम देखेंगे इजिप्ट भी अफ्रीका खंड में है और इजिप्ट में से नाइल नदी बहती थी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भी संस्कृतियाँ बनी हैं वो अपने क्या कह सकते हैं उसको, नदियों के किनारों पर बसी है। ये हमने पहले भी देखा था। तो इजिप्ट अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में सहारा मरुभूमि यानी डेजर्ट है, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। ऐसे रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में नील नदी बहती है, जिसे अंग्रेजी में नाइल भी कहा जाता है। तो इस नदी के घाटी में विश्व की सबसे समृद्ध तथा प्राचीन संस्कृति फली फूली थी। आपको पता होगा कि इजिप्ट के जो पिरामिड्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे देखने के लिए लोग जाते हैं। आपने भी बहुत से पिक्चरों में वो देखा होगा। तो यह इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति है। नील नदी के हर वर्ष वर्षा काल में बाढ़ आती है और नील नदी में आने वाली जो बाढ़ है वो क्या करते हैं, तटों पर कांप की मिट्टी का भंडारण करती है। भंडारण करना यानी वहाँ पे जमा करना। और ऐसी नदी जब मिट्टी जमा करती है तो वो जो है वो उपजाऊ मिट्टी होती है और उसकी वजह से प्राचीन संस्कृति के लोग स्थान स्थान पर छोटे बांध बनाकर नील नदी में आती बाढ़ का जल संग्रह करते थे। यानी उस समय भी उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग और पानी का कैसे इस्तेमाल सही से करना है, इसका उस संस्कृति ने अभ्यास किया था। बांध बांधना सीख लिए थे। बाढ़ के जल की मिट्टी नीचे बैठ जाने पर ऊपर के जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता था। तो जो अच्छा वाला जल था, जो मिट्टी वाला नहीं था, उसका उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे चीन की हुआंग हो नदी की घाटी में चीन की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ।
चीनी परंपरा के अनुसार हुयांग दी नामक राजा ने कृषि, पशुपालन, पहिए वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का प्रारंभ किया था। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो पैसे है, नोट है, उसका निर्माण भी चीन में ही हुआ था। तो लोग यही मानते हैं कि इसकी रानी ने रेशम का उत्पादन और रेशम को रंगने की तकलीफ सोच ली थी। जो तकनीक है वो उसने तकनीक खोज निकाली थी। और चीन के लोयांग, बीजिंग और चांगान नगर महत्वपूर्ण नगर थे। बहुत शुरुआत से चाइना व्यापार में बहुत आगे बढ़ चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो था वो बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी। हड़प्पा संस्कृति, अभी यह हड़प्पा संस्कृति हमसे रिलेटेड है तो हम इसको ज़्यादा डीपली देखेंगे। भारतीय उपद्वीप में बहुत प्राचीन सबसे प्राचीन संस्कृति जिसे कहा जाता है उसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। और ये संस्कृति इस नाम से, हड़प्पा संस्कृति नाम से जानी जाती है। यह सिंधु नदी जो अभी पाकिस्तान से बहती है, इस घाटी में उसका विकास हुआ। इस संस्कृति के पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो ऐसे स्थान पर पहली बार प्रकाश में आए थे। और अंग्रेज़ों ने ही इस सारी दोनों चीज़ों का या दोनों स्थानों का उत्खनन किया था। अब ये स्थान पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में ही है अभी। गुजरात में लोथल, धौलवीरा, ये आपने याद रखने हैं। महाराष्ट्र में है या भारत में कहाँ पे है वो हमने याद रखना है। तो गुजरात में लोथल और धौलवीरा, राजस्थान में कालीबंगा। यह संस्कृति के भारत के कुछ अन्य स्थान भी प्रसिद्ध है। इस संस्कृति में नगरों की संरचना अनुपातबद्ध थी। अनुपातबद्ध यानी जैसे हम रेशो बोलते हैं इंग्लिश में, तो रेशो था, यानी रास्ते जो जाते थे वो एक दूसरे से समांतर थे, समकोण में काटने वाले रास्ते थे। चौकोन, जैसे हम चौक बोलते हैं तो उनका चौकोन स्थान था। मकान भी चौकोन में ही बनते थे। अनाज के लिए विशाल गोदाम थे, प्रशस्त मकान थे। इन नगरों की विशेषताएं ये थी। धोवन जल के निपटारे हेतु, धोवन जल यानी जब हम कपड़े धोते हैं या जो बर्तन धोते हैं उस जल के निपटारे हेतु नालियाँ थी। प्रत्येक घर में स्नान गृह थे, शौचालय थे, जैसे स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने वाली सार्वजनिक व्यवस्था भी थी। निजी और सार्वजनिक कुएं भी थे। निजी यानी खुद का और सार्वजनिक यानी सबका, गांव का। ऐसे कुएं भी थे जो व्यवस्थित रूप से निर्मित किए गए थे। नगर से 2-4 स्वतंत्र विभाग भी होते थे। प्रत्येक विभाग का स्वतंत्र परकोटे द्वारा संरक्षित था। परकोट यानी हमारे अमरावती को जो परकोट है ना, पुरानी अमरावती को जो ऐसे दीवार है बड़ी वाली, उसे परकोट कहते हैं। तो मिट्टी के पक्के पकाए गए और खनखनाते बर्तन हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं थी। पक्के पकाए गए और खनखनाते, जिसको टक टक की आवाज़ आती है। इन बर्तनों का रंग लाल तथा उन पर पीले पत्ते, मछलियों की चोई आकारों की आकर्षक नक्काशी बनाई जाती थी। विभिन्न प्रकार के रंगीन पत्थरों से बनाए हुए मनके और कांसा धातु के वस्तुएं बनाने की हड़प्पा संस्कृति में श्रमिक कुशल थे। मेसोपोटामिया में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी। हड़प्पा संस्कृति के देवी देवताओं के नाम यद्यपि ज्ञात नहीं है, फिर भी वे लोग मातृ देवता और पशुपति की पूजा करते थे। मातृ देवता और पशुपति की पूजा करते थे, यानी मातृभक्त संस्कृति थी। यहाँ पे कुछ सिंह का शिकार करता राजा, कुश्ती खेलते मल्ल, और पासे और बिसात दी गई है। इस प्रकार के खेल भी वो खेलते होंगे। तो ऐसा वहाँ पाई गई मिट्टी की मूर्तियों और मुद्राओं से आधार पर माना जाता है। अभी खेल और मनोरंजन ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।